अन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। खेती और किसानी से जुड़ी नवीनतम जानकारियों के साथ इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजू सिंह। आइए बताते हैं क्या नया है आज के कार्यक्रम में। पीएम किसान के 2 साल पूरे होंगे। खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य का क्रियान्वयन। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2024 तक हर घर जल। छोटी जोत वालों की ज्यादा कमाई के लिए एकीकृत कृषि प्रणाली बेहतर तरीका। ट्राइफेड का विलेज और डिजिटल कनेक्ट, आदिवासी लोगों के साथ संपर्क स्थापना। आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। पीएम किसान योजना के बारे में डीडी किसान से बातचीत में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव एवं पीएम किसान के सीईओ विवेक अग्रवाल ने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत देश के माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर से की गई थी और अब 24 फरवरी 2021 में इस योजना के शुरू होने के 2 वर्ष पूरे हुए हैं। इस 2 वर्ष के पूरे होने के उपलक्ष्य में सरकार द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि जो राज्यों ने और ज़िलों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन इस स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन के लिए किया है, उनको इसके लिए अवार्ड दी जाएं। जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, उसका इम्प्लीमेंटेशन राज्यों और जिलों की टीम के माध्यम से और उनकी कोऑर्डिनेशन से और उनकी कोऑपरेशन से ही इस योजना को लागू किया गया है। जितना भी किसान सम्मान निधि में डेटा आया किसानों का, जिसका ऑथेंटिकेशन, जिसका डेटा का फीडिंग राज्यों ने किया, उनके राज्य स्तर के स्टेट नोडल ऑफिसर्स, प्रमुख सचिव, वहाँ के मंत्री महोदय और ज़िले के जो सभी अधिकारी हैं, जैसे ज़िले के कलेक्टर, जिला एग्रीकल्चर ऑफिसर और अन्य अधिकारी जिनको राज्य ने जिम्मेवारी सौंपी, उन्होंने इस कार्य को संपन्न कराया। डेटा भारत सरकार के पास आया और उस डेटा के आधार पर, ऑथेंटिकेटेड डेटा के आधार पर जो किसान सम्मान निधि की राशि है वो सीधी बैंक खातों में हितग्राहियों के गई। मुझे खुशी है ये बताते हुए कि अभी तक 1,15,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि 10 करोड़ 75 लाख करीब किसानों के खातों में भेजी गई है और ये राशि सीधा किसान को मिले, उसमें किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम या समस्या या बीच में किसी प्रकार का व्यवधान ना हो, इसमें राज्यों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। और उस भूमिका के लिए जो 2 वर्ष के पूर्ण होने का कार्यक्रम हो रहा है, उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम हो रहा है, उसमें अच्छा कार्य करने वाले राज्यों को पुरस्कार दिए जाएंगे और ज़िलों को पुरस्कार दिए जाएंगे। ये वैसे भी एक सतत प्रक्रिया है, क्योंकि जो रिकॉर्ड बना है, जो लाभ किसानों को मिलना है, उसको लगातार चेक करना, उसको ये देखना कि जो इनएलिजिबल बेनिफिशरीज़ हैं वो उस डेटा में ना रहें, लगातार फिज़िकल वेरिफिकेशन होना, लगातार सोशल ऑडिट होना, पंचायतों में लिस्टों को पब्लिश करके उनको बताना। तो ये सब चीज़ें हमेशा के लिए अब आगे होने वाले समय में भी होनी है। तो जो ये इस बार पुरस्कार दिए जा रहे हैं, जो अवार्ड दिए जा रहे हैं, वो 3 कैटेगरी में दिए जा रहे हैं। एक है जो राज्य जिन्होंने सबसे ज़्यादा आधार वेरिफिकेशन किया है अपने लाभार्थियों का और आधार के बेसिस पे पेमेंट भी हो रहा है, तो जो सब सर्वश्रेष्ठ राज्य है और जो सर्वश्रेष्ठ ज़िले हैं उनको पुरस्कार दिया जा रहा है। इसमें कर्नाटका को पुरस्कार लेने का हकदार माना गया और इसी प्रकार 3 अच्छे ज़िले चुने गए हैं। इसी प्रकार जिस स्टेट ने सबसे अच्छा ग्रीवांस रिड्रेसल का सिस्टम बनाया है, जो किसानों की समस्याएं पीएम किसान से संबंधित आती हैं, उसका जिन्होंने सबसे अच्छे समय पर निराकरण किया और फिज़िकल वेरिफिकेशन किया डेटा का, ताकि शुद्ध डेटा रहे, उसमें जो इनएलिजिबल बेनिफिशरीज़ हैं वो निकल जाएं, उसमें महाराष्ट्र ने सबसे अच्छा काम किया, जिसको कल इनाम दिया जाएगा। इसी प्रकार से
जो हिली एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनकी भी इन्हीं 2 कैटेगरीज में अलग अलग इनाम उनको दिए जा रहे हैं, बिकॉज उनकी स्टेट्स की प्रकृति अलग है, इसलिए उनकी कैटेगरी अलग रखी गई है। उसमें हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश इस अवार्ड के हकदार पाए गए हैं। एक जब ये योजना शुरू की गई थी उस समय जो फास्टेस्ट डेटा आया था वो उत्तर प्रदेश से आया था, तो उत्तर प्रदेश को भी विशेष सम्मान दिया जा रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश का फास्टेस्ट टेक ऑफ था। वहाँ की जो स्टेट की टीम थी उसने सबसे पहले डेटा उपलब्ध कराया, किसानों के नाम वेरीफाई किए, उनकी डिटेल्स प्रोवाइड की, जिसके बेसिस पे सबसे ज़्यादा पहली किश्त में उत्तर प्रदेश के किसानों को लाभ मिल पाया और फास्टेस्ट टेक ऑफ उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से हुआ, तो उनको भी सम्मानित किया जाएगा। इसी प्रकार जो ज़िले अच्छा कार्य जिन्होंने किया, 3-3 ज़िले हर कैटेगरी में जो सामान्य स्टेट्स हैं और 2-2 ज़िले नॉर्थ ईस्ट और हिली स्टेट्स की जो ज़िले हैं जिन्होंने अच्छा काम किया है इन तीनों कैटेगरीज़ में, उनको भी सम्मानित किया जाएगा। इसी प्रकार जो हमारी NIC की टीम है, जो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की टीम है, उसने बहुत अच्छा IT के क्षेत्र में काम किया। जो PM किसान का पोर्टल बना वो एक बहुत तेज़ी से और बहुत जल्दी से उसको प्रारंभ किया गया और उसमें सुधार होता गया, उसमें नई नई सेवाएं जोड़ी गई। तो NIC की टीम के जो अधिकारी इस पूरे कार्यक्रम की सफलता में जिन्होंने योगदान दिया, उनको भी कल माननीय मंत्री जी के हाथों से सम्मान प्राप्त होगा। ये योजना सीधा किसान को लाभ पहुंचाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में शुरू की गई है। पूरी जो PM किसान की टीम है उसका ये लक्ष्य है कि जो पात्र किसान हैं, देश में किसान परिवार हैं, उनको इस योजना का लाभ मिले। जो इस योजना में सम्मिलित होने से अभी भी बहुत कुछ थोड़ी संख्या बची है, खासकर वेस्ट बंगाल राज्य के लोगों को अभी सम्मिलित होना है, बिकॉज वहाँ का राज्य सरकार सम्मिलित नहीं हुई थी योजना में। अभी हाल ही में उन्होंने सहमति दी है पर अभी भी प्रक्रियाएं बाकी हैं। उस वेस्ट बंगाल राज्य को छोड़ के, पश्चिमी बंगाल को छोड़ के बाकी सारे देश के राज्य और सारे केंद्र शासित प्रदेश इस योजना में सम्मिलित हुए हैं। मैं सभी उन राज्यों की सरकारों को, उन राज्यों के और यूनियन टेरिटरीज़ के अधिकारियों को जिन्होंने इस योजना में अपना योगदान दिया है, उनका मान करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। और मुझे विश्वास है कि इसी तरह जो PM किसान की नेशनल टीम है और PM किसान की स्टेट टीम्स हैं, PM किसान की डिस्ट्रिक्ट टीम्स हैं, वो देश के किसानों की सेवा के लिए इसी प्रकार से आगे भी काम करती आएंगी। अभी समय एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी कार्यक्रम जारी रहेगा, बने रहें हमारे साथ। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हर घर जल का मकसद देश के सभी घरों में पाइपलाइन से साफ पानी पहुंचाना है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए 2024 तक का समय तय किया गया है। इसके बारे में डीडी किसान से बातचीत में कपड़ा मंत्रालय के सचिव उपेंद्र प्रसाद सिंह ने क्या कहा, आइए देखते हैं इस बातचीत के अंश। सर, किसानों के लिए जिस तरह से अभी पानी के अभी हम देखते हैं कि सारे पंजाब है, हरियाणा है, ग्राउंड वाटर लेवल नीचे चला गया है, कहीं पर सारे पानी में आर्सेनिक की कमी है, तो इसको कैसे दूर किया जा सकता है, इस पर कैसे काम सरकार की तरफ से करने की आवश्यकता है? देखिए, ऐसा है कि जो भारतवर्ष में जो पानी की खपत होती है, जो वाटर का यूटिलाइजेशन होता है, उसमें से ऑलमोस्ट 89% खेती में जाता है।
और ये बात सही है कि खेती में जो वाटर यूज़ की जो इफ़िशियंसी होने चाहिए वो वाटर यूज इफ़िशियंसी नहीं है। तो हम कैसे वाटर यूज इफ़िशियंसी बढ़ाएं, स्ट्रक्चरल मेजर्स हो, नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स हो, तो उसकी कोशिश की जा रही है। सही फसल लगे जहाँ पे जो फसल लगनी चाहिए। आज हम क्यों बात कर रहे हैं मिलेट्स को प्रमोट करने की, क्योंकि उसमें पानी कम लगता है। तो एक तो क्रॉप्स क्या ग्रो हों, एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस क्या हों, तो वो बहुत ज़रूरी है। और साथ में वाटर यूज इफ़िशियंसी, जैसे अभी सरकार का एक प्रोग्राम है पर ड्रॉप मोर क्रॉप, जिसके अंदर जो माइक्रो इरिगेशन को प्रमोट किया जा रहा है। क्योंकि पानी, जैसा प्रधानमंत्री जी ने एक प्रोग्राम में कहा था जब हमने शुरुआत की थी अटल भूजल योजना की, तो उन्होंने कहा था कि पानी जो है वो खेत को नहीं चाहिए, पानी पौधों को चाहिए। तो हम खेत को पानी पिलाते हैं, पौधों को नहीं पानी पिलाते हैं। तो जो स्प्रिंग और ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन है, उसके माध्यम से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो की जा रही हैं वाटर यूज इफ़िशियंसी इम्प्रूव करने के लिए। तो पहले हम यही कोशिश कर रहे थे कि सप्लाई साइड मैनेजमेंट पे जोर दें, पानी की उपलब्धता कैसे बढ़े। डिमांड साइड मैनेजमेंट पे हमारा कम जोर था कि पानी को जो खर्च कर रहे हैं वो कैसे कम खर्च करें। और आज हमारे पास जो अटल भूजल योजना है, उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि पार्टिसिपेटरी ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट करके हम डिमांड साइड मैनेजमेंट करें। आप कपड़ा मंत्रालय के अभी वर्तमान में सर सचिव हैं। सर इसमें क्या चैलेंज है, क्या आने वाला सर, क्या प्लानिंग आपका है? देखिए, जैसा कि आपने कहा, वस्त्र मंत्रालय के सचिव के हिसाब से मैंने अभी हाल में ही चार्ज लिया है। अभी तो सच्ची बताऊं तो मैं मंत्रालय को समझने की कोशिश कर रहा हूं कि वो मंत्रालय का भी रीच बहुत है, वो फाइबर टू फैशन तक कह सकते हैं। तो इसका महत्व दो चीज़ों के हिसाब से आप देख लीजिए कि एक तो कृषि के बाद जो सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है इंडिया में, वो है बेसिकली ये कपड़ा उद्योग, वस्त्र उद्योग। तो एम्प्लॉयर बहुत बड़ा है। साथ में एक्सपोर्ट जो हमारी इंडिया की होती है, वन ऑफ आवर स्ट्रेंथ इन एक्सपोर्ट इज़ बेसिकली टेक्सटाइल एंड अपैरल्स। क्योंकि हम क्या है कि हम कॉटन के सबसे लार्जेस्ट ग्रोअर कंट्री वर्ल्ड में हैं, हम जूट के भी लार्जेस्ट ग्रोअर कंट्री हैं, सिल्क में भी चाइना के बाद हमारा सेकेंड हाईएस्ट प्रोडक्शन है। तो हमें कुछ एडवांटेजेस हैं जिससे कि हम एक्सपोर्ट भी अच्छा कर पा रहे हैं। तो दोनों तरफ है, एक तरफ तो एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से देखें, एक्सपोर्ट अर्निंग के हिसाब से देखें, और दूसरी तरफ ये है कि देखिए इसमें से हर तरह के लोग जुड़े हुए हैं। हमारे पास वीवर्स जुड़े हुए हैं, हमारे पास आर्टिजन्स जुड़े हुए हैं, हमारे पास जो कॉटन ग्रोअर्स हैं, जो सिल्क ग्रो करते हैं, रियरिंग करते हैं, जो मलबरी से, या जो जूट से जो या तो बैग बनता है या तरह तरह के आजकल जूट डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स बनते हैं, उसका भी बहुत स्कोप है। दो और चीज़ है टेक्निकल टेक्सटाइल। आज के दिन में जैसे अब कोरोना काल आया तो जो पीपीई किट बना वो एक बेसिकली टेक्निकल टेक्सटाइल है। N95 मास्क है, वो टेक्निकल टेक्सटाइल है। तो टेक्निकल टेक्सटाइल का बहुत बड़ा स्कोप है। तो इसीलिए अभी टेक्निकल टेक्सटाइल के ऊपर भी एक नया मिशन शुरू किया गया है। उसके अलावा हमने अभी हाल में, आपने देखा होगा कि बजट में अनाउंस किया गया है कि 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क होंगे। पहले भी इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क बने हैं, बट इतने बड़े नहीं थे, पूरा वैल्यू चेन एक जगह पे नहीं था। हमारा ये सेक्टर जो है बिखरा हुआ है, कहीं पे स्पिनिंग होती है, कहीं पे वीविंग होती है, कहीं पे फैब्रिक बनाए जाते हैं, कहीं गारमेंट बनाए जाते हैं, उसमें लॉजिस्टिक्स पे बहुत खर्च हो जाते हैं। तो हम कैसे इसको ज़्यादा इफ़िशिएंट कर पाएँ और एक स्पेशली एक्सपोर्ट के लिए, तो इसके लिए अभी मेगा टेक्सटाइल पार्क की घोषणा की गई है। 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क जो है वो अगले 3 साल में बनेंगे। साथ में एक परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव, कैसे लोग ज़्यादा प्रोडक्शन करें और उस पर हम उनको इंसेंटिव दें, तो एक PLI की भी नई घोषणा की गई है। तो कई सारे नए इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं जिससे कि जो ये एक तो बहुत बड़ा, जैसे मैंने बताया, ब्रेड विनर है, बहुत ही बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी और ज़्यादा लोगों को मिले, हम ज़्यादा अच्छे क्वालिटेटिवली भी कैसे इम्प्रूव कर पाएँ, कैसे जो हमारे दूसरे कंपटीटर्स हैं उनसे कम्पीट करके हम ज़्यादा एक्सपोर्ट भी कर पाएँ, तो इस दिशा में काम किया जा रहा है। अलग अलग सारे स्टेट में अलग अलग छोटे छोटे जो हुनर जिसको हम कह सकते हैं कि वहाँ के हुनर, जैसे भागलपुर के हम ले सकते हैं कि सिल्क है, तो ये सारे इसका क्या स्टेटस है, क्या स्थिति है, क्या फ्यूचर में और ज़्यादा ग्रो करने की स्थिति में है? जी बिल्कुल, देखिए अगर सिल्क की आप बात करें तो 2 तरह के मुख्यतः सिल्क होते हैं। एक सिल्क होता है जो मलबेरी का कल्टीवेशन जनरली किया जाता है, वो मलबेरी से सिल्क बनता है, जैसे कर्नाटका और बाकी स्टेट में आप जानते हैं मलबेरी से ज़्यादा होता है। एक दूसरा होता है वन्या सिल्क, वो बेसिकली फॉरेस्ट में जो ट्रीज हैं
जैसे अर्जुन और बाकी जो ट्रीज हैं उन पे वो होते हैं। तो उसमें ज़्यादा हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। हमारे देश के कुछ हिस्से में बहुत ज़्यादा जंगल हैं एक्चुअली, तो वहाँ चाहे वो विशेषकर जैसे आपका झारखंड है या पार्ट ऑफ उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, और पूरा नॉर्थ ईस्ट है। ये वन्या सिल्क के अंदर जो है वो तसर आता है, जो आपने भागलपुर की बात कही या झारखंड की बात है, वो तसर सिल्क होता है। उसके अलावा मुगा जो है वो जनरली असम में मुगा सिल्क होता है, और एक एरी सिल्क होता है, वो नॉर्थ ईस्ट में उसका बहुत अच्छा स्कोप है एक्चुअली। तो इन सब पे काम किया जा रहा है। एक तरफ की प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया जाए, रियरिंग कैसे ऑटोमेटिक रियरिंग हो पाए, फिर उससे अच्छे कैसे वैल्यू प्रोडक्ट्स बने, और जो अभी थोड़ा बहुत हमारा अभी भी इंपोर्ट होता है सिल्क का चाइना से, उसमें भी हम सेल्फ सफिशिएंट अगले कुछ सालों में हम बन जाएंगे। अभी समय एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी कार्यक्रम जारी रहेगा, बने रहें हमारे साथ। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। दिल्ली स्थित पूसा के मेला ग्राउंड में 25, 26 और 27 फरवरी को कृषि मेला आयोजित किया जाएगा। इसके बारे में IARI के निदेशक डॉक्टर AK सिंह ने DD किसान से बातचीत में क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। इस बार किसान मेले का जो मुख्य विषय है वो आत्मनिर्भर किसान, ये हमने रखा है, और यही हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का मुख्य लक्ष्य है कि किस प्रकार से हम किसानों को कृषि के व्यवसाय में आत्मनिर्भर बनाएं और उनकी आमदनी बढ़ाएं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे जितनी उन्नत तकनीकियां हैं उनका हम प्रदर्शन करेंगे, और जितनी फसलों की प्रजातियां हैं जिसमें धान की उन्नत प्रजातियां, बासमती धान की खासकर पूसा बासमती 1718 है, 1509 है, 1121 है, 1401 है। एक नई किस्म हमने और विकसित की है इस वर्ष 1692, इसका भी सीमित मात्रा में बीज किसान भाइयों को देंगे। इसके साथ साथ मूंग की नई किस्मों का बीज दिया जाएगा, अरहर की जो किस्में हैं उनका बीज दिया जाएगा, और साथ ही साथ सब्जियों की एक किट दी जाएगी। उसमें 8-10 तरह की सब्जियां जो कि गर्मी में और आगे आने वाले खरीफ के मौसम में उगाई जा सकती हैं, उनका बीज उपलब्ध कराया जाएगा। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, और इसको हम लोगों ने केंद्र में रखते हुए अपनी जो बात हम किसानों तक पहुंचा रहे हैं, और आपके माध्यम से भी हम कहना चाहेंगे कि जैसे एक गांव से अगर 500 किसान मेले में भाग लेने के लिए आते हैं, तो हमारा अनुरोध रहेगा कि चूंकि मेला 3 दिन लगाया जा रहा है, तो 500 किसान एक गांव के पहले दिन ना आएँ, या किसी एक दिन ना आ करके 3 दिन में अपने आप को बांट करके समूहों में आएँ। तो इससे हम जो हमारी दूरी है उसको बना करके रख सकते हैं। इसके साथ ही साथ हमने निर्णय लिया है कि इस बार जितने किसान मेले में आएंगे वो वैसे तो अपनी मास्क की व्यवस्था करके आएंगे, अगर नहीं भी आते हैं तो हमने अपने संस्थान की तरफ से मेले के लिए एक विशेष मास्क की व्यवस्था की है। हर किसान भाई को मास्क भी दिया जाएगा। इसके अलावा उनके द्वारा जो मिट्टी का सैंपल लाया जाएगा या पानी का सैंपल लाया जाएगा, उसकी जाँच कराने की व्यवस्था की जाएगी, और फसलों की उन्नत प्रजातियों बीज दिया जाएगा। हमारी बासमती धान की किस्में हैं, उसमें कुछ तो हमारी पहले से ही प्रचलित किस्में हैं, जैसे पूसा बासमती 1509 है, पूसा बासमती 1121 है, पूसा बासमती 1718 है। ये तीनों किस्में किसान भाई काफ़ी मात्रा में पहले से लगाते आ रहे हैं, और इनका काफ़ी फ़ायदा उनको मिलता है। इस वर्ष हमने बासमती धान की एक नई किस्म विमोचित की है, जिसका नाम पूसा बासमती 1692 है। इसका बीज हम सीमित मात्रा में किसानों को देंगे, ताकि वो अपने क्षेत्र पर लगा करके इसका खुद मूल्यांकन कर सकें। और यह किस्म पैदावार में पूसा बासमती 1509 से करीब 5 क्विंटल प्रति एकड़ ज़्यादा देती है, और साथ ही साथ 1509 में कई एक बार दूधिया दाने
या चाकी ग्रेन्स जिसको कहते हैं उसकी समस्या आती थी, इसमें चाकी ग्रेन्स नहीं आते हैं, तो इसका चावल बहुत कम टूटता है, जो कि समस्या थोड़ा बहुत 1509 में या 1121 में हो जाती थी। तो ये विशेष ध्यान रख कर के इस किस्म को हम लोगों ने निकाला है। अरहर में कम समय में पकने वाली प्रजाति 120 दिन के अंदर पूसा अरहर 16 के नाम से विमोचित की गई है। उसका पर्याप्त बीज हम लोग इस बार उपलब्ध करा रहे हैं किसानों में। और जैसा कि आप जानते हैं, अगर हम फसल विविधीकरण की बात करें आमदनी बढ़ाने के लिए, तो पंजाब में, हरियाणा में, इन क्षेत्रों में जहां पर धान की वजह से पानी का स्तर नीचे जा रहा है, पराली जलाने की समस्या हो रही है, अरहर एक बहुत अच्छा विकल्प है विविधीकरण के लिए और उससे किसान भाई अधिक लाभ कमा सकते हैं। तो इस ओर हमारा विशेष ध्यान रहेगा। हम जितने हमारे संचार माध्यम हैं उनके द्वारा हम बताने की कोशिश कर रहे हैं और अखबार में भी हमने विज्ञापन दिया हुआ है और साथ ही साथ हम कुछ बसेस की भी व्यवस्था करेंगे जो कि गाँव से जा करके किसानों को लेकर के आएंगी। प्रतिदिन हम 10 से लेकर के 15 बसों की व्यवस्था करेंगे जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में, चूँकि इस बार हमको मिला बहुत बड़े पैमाने पर हम नहीं कर रहे हैं इसलिए कि हमको भीड़ बहुत ज़्यादा होने से जो कोविड की गाइडलाइंस है और उसको निश्चित रूप से फॉलो करने में दिक्कतें आएंगी, लेकिन हमारा प्रयास ये रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हम किसान भाइयों को दे सकें और मेले का पूरा कार्यक्रम उद्घाटन से लेकर के प्रदर्शन प्रक्षेत्र और जो तकनीकी सत्र में वैज्ञानिकों के साथ चर्चा होगी वह सब हम जो है YouTube के माध्यम से प्रसारित करेंगे और इसका लिंक भी हम किसान भाइयों को दे रहे हैं। जो किसान भाई मेले में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे वो अपने फ़ोन पर, मोबाइल पर पूरे मेले की गतिविधि और जानकारी घर बैठे ले सकते हैं। इसी के साथ ही आज के आत्मनिर्भर कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।